चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज के साथ में पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से, केजरीवाल सरकार से। तो केजरीवाल की सरकार अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें देशभक्ति को शामिल करना चाहती है। तो केजरीवाल ने अप्रूव कर दिया है रोल आउट ऑफ देशभक्ति करिकुलम। ठीक है, अब देशभक्ति भी पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई जाएगी। तो इन्होंने 75वें इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इसके अवसर पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनुमति दे दी है फॉर द रोल आउट ऑफ देशभक्ति करिकुलम, जिसमें उनका कहना है कि वुड इंस्टिल पैट्रियोटिज्म इन यंग माइंड्स, मतलब जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। द फोकस ऑफ द करिकुलम इज टू इम्पार्ट वैल्यूज, ठीक है, competencies and behaviors to student so they are equipped to participate effectively in culture of democracy। ठीक है, उनको नैतिक मूल्य सिखाए जाएंगे, ठीक है, उनके व्यवहार में चेंज लाया जाएगा ताकि जो डेमोक्रेसी है हमारी, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। और कुल मिलाकर के यदि वो डेमोक्रेसी में पार्ट लेते हैं इफ़ेक्टिवली, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कुछ दक्षता आई है। द फ्रेमवर्क हैज़ 3 प्राइमरी गोल्स, ठीक है, इंस्टिलिंग ए फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री, इसके बाद बिल्डिंग अवेयरनेस फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरफ, कंट्री की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको निर्माण करना है। सबसे पहला है तो देश के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी बात है, ठीक है, कंट्री के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा कमिटमेंट टू मेक ए सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, हमें कंट्री के लिए कुछ समर्पण भी करना है। तो 3 इसके यहाँ पर गोल्स बताए गए हैं। आगे इनका कहना है वी केप्ट ऑन टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर 70 साल। जब से 70 साल हो गए हैं हम अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। नो वन थॉट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन देशभक्ति, किसी ने भी नहीं सोचा कि हमें देशभक्ति भी पढ़ाना चाहिए। तो मैं बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि हम अब जो है देशभक्ति का करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं इन स्कूल ऑफ दिल्ली, ठीक है, ताकि देशभक्ति यंग माइंड में जागृत हो सके। देशभक्ति करिकुलम कमेटी ने सबमिट करी फ्रेमवर्क आफ्टर डिटेल्ड डेलिब्रेशन एंड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन ओवर द लास्ट 2 ईयर। तो पिछले 2 साल से इसमें कंसल्टेशन चल रहा था। इसको अप्रूव किया गया बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 6 अगस्त को। इसके अलावा इसका ये भी उद्देश्य है कि हमको डेवलप करना है डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वैल्यूज एंड एक्शन। अब हम देख लेते हैं मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन विल बी चाइल्ड सेंट्रिक रहेगा। वाई ए 5 स्टेज प्रोसेस इसमें होने वाली। डिस्कशन इन क्लास इनिशिएटेड बाय द टीचर। सेकंड, क्लासरूम डिस्कशन एमंग स्टूडेंट फैसिलिटेटेड बाय टीचर। क्लासरूम एक्टिविटी होने वाली है एज यूजली एज ए ग्रुप वर्क। होमवर्क मिलेगा टू इंगेज विथ फैमिली एंड कम्युनिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं
देश की आज़ादी के पहले देश का जो बंटवारा हुआ था उसके कारण जो हिंसाएं हुई थी, जो वायलेंस हुआ था, उसी के लेकर के नरेंद्र मोदी का क्या कहना है। तो पीएम मोदी का कहना है 14 अगस्त को जो है पार्टीशन क्षति के रूप में मनाया जाएगा। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये इसका नाम रखा गया है। विल हॉनर सेक्रीफाइसेस, ये जिन्होंने बलिदान दिया है उनको सम्मान देने का काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को डिक्लेयर किया कि 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे टू acknowledge the pain undergone by Indians due to partition of India in 1947। तो 1947 को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, कब, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो रहा था, तो उन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाया जाएगा। इन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर क्या कहना है। पार्टीशंस पेन कैन नेवर बी फॉरगेटन, मिलियन ऑफ आवर सिस्टर एंड ब्रदर्स वर डिस्प्लेस्ड एंड मैनी लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू mindless hate and violence. In memory of struggle and sacrifice of our people, 14 अगस्त will be observed as partition horrors remembrance day के रूप में इनको मनाया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिवीजन की बात में भी बात करती है। इन्होंने ऐड किया कि ये जो दिन है वुड रिमाइंड इंडियंस ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन। तो आपस में लोगों के बीच में जो बंटवारे की भावना आ जाती है, भेदभाव वाली जो भावना आ जाती है, उसको ये जो दिन है हम मनाएंगे वो रिमूव करने का काम करेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिक्किम से। इंडिया वर्किंग फॉर रिटर्न ऑफ करमापा। ठीक है, तो इंडिया काम कर रहा है ताकि ये जो करमापा हैं भारत छोड़कर चले गए थे वो हमारे देश में रिटर्न आ सकें। क्यों से कि इनके काफ़ी सारे अनुयायी अपने देश में रहते हैं, इसीलिए इनका आना अनिवार्य है। पीएम मोदी गेव ए पोजिशन रिप्लाई, ऐसा कहना है सीएम, सिक्किम के जो सीएम हैं उनका। पिक्चर में बताया गया है। 17वें नंबर के करमापा हैं उग्गेन त्रिनेली डोरजे। इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था 2017 में। ठीक है, किसी को पता नहीं चला था। तो साउथ ब्लॉक इज पॉजिटिविटी कंसिडरिंग एन आउटरीच टू 17वें नंबर के करमापा उग्गेन त्रिनेली डोरजे, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम सैटरडे को। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी गंगटोक में, तो सीएम प्रेम सिंह तमांग का कहना है करमापा जिन्होंने इंडिया को लेफ्ट कर दिया था 2017 में विथआउट एनी वार्निंग, ये जो है रिटर्न आ सकते हैं बहुत ही जल्दी। एंड द स्टेट इज़ प्लानिंग टू सेंड ए डेलीगेशन टू द मोंग इन दिस रिगार्ड। तो इस संबंध में जो सीएम हैं डेलीगेशन भी भेज सकते हैं। करमापा के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, द करमापा इज़ द लीडर ऑफ द कर्मा काग्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म की एक ब्रांच है, उसी के ये लीडर हैं। वी हैव गॉट ए पॉजिटिव रिप्लाई टू आवर डिमांड दैट 17वें नंबर के जो करमापा हैं उग्गेन त्रिनेली डोरजे बी अलाउड टू विजिट सिक्किम एट द अर्लीस्ट। वी बिलीव इट विल हैपन वेरी सून। तो ये जो करमापा हैं 17वें नंबर के स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग इन सिक्किम where he remains popular despite having stayed away from India for the past 4 years. Lama Dorje used to reside in his impressive monastery located near the Dhauladhar range in Dharamsala. लेकिन Sikkim has always maintained that he should be based in the state as he is the ceremonial head of the रूमटेक मोनेस्ट्री। आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस इनकी बात बताई जा रही है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द 17वें नंबर के करमापा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ ग्रो होगा।
and he is likely to play a role in the efforts to find a successor to the दलाई लामा। तो सक्सेसर मतलब उत्तराधिकार दलाई लामा को फाइंड करने के लिए ये एफर्ट लगा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद 17वें नंबर के जो करमापा हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। द लाइफ ऑफ उगेन ट्रिनेली डोरजे हैज़ सो फार बीन इवेंटफुल। इनका जन्म हुआ था तिब्बत में, लेकिन फिर वो बाद में वहाँ से भाग निकले और इंडिया आ गए जब वो 14 साल के थे। एक ड्रामेटिक मैटर में सब कुछ काम हुआ था। बात की जा रही है 1999 में। तो द escape ऑफ द करमापा वाज ए मेजर फेलियर टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो ये जो यंग मॉन्क थे ये रहे हमारे इंडिया में 2017 तक, लेकिन ज़्यादातर कंप्लेंट आती रही थी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लेकर के। दैट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम मूविंग अक्रॉस द कंट्री एंड एब्रॉड। तो इनकी तरफ से ऐसी शिकायत आते रहती हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लेकर के। इसी के चलते चलते कंट्री में ये इधर से उधर मूव नहीं कर पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। इसके अलावा इनकी कंप्लेन ये थी दैट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट गिवन टू हिम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इनसफिशिएंट एज many countries in the world did not recognize the document which is usually granted to the Tibetan refugees in India। तो इनका कहना है भारत सरकार ने इनको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करी थी वो बाहर के देशों में मान्य नहीं है, इसलिए इनको बाहर भी काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है। ये डिसअपियर्ड हो गए थे 2017 में, मई 2017 में, एंड वाज लेटर फाउंड टू बी लिविंग इन यूरोप एंड द यूएस। ही हैड रिपोर्टेडली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ डोमिनिका, एक कैरिबियन आइसलैंड स्टेट है, इन्होंने बाद में यहाँ की नागरिकता ले ली थी। It was reported that the monk had been living in a farmhouse in New Jersey, gifted to him by a Chinese Taiwanese couple के द्वारा इनको ये चीज़ गिफ्ट करी गई थी और वहीं पर ये रह रहे थे। From the beginning of this uncertain phase, communication was maintained between the India की authority और दूरजे, who in an interview to Radio Free Asia in 2017 revealed that he was in talk with authorities for a return to India। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो शौर्य चक्र से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बताया गया है 9 जो मिलिट्री पर्सनल हैं इनको अवार्ड दिया जाएगा शौर्य चक्र से। कैप्टन आशुतोष कुमार ऑनर्ड पोस्टुमसली। 9 military personnel were awarded the Shaurya Chakra, the third highest peacetime gallantry award है ये। One of them posthumously while Kargil hero सब मेजर हॉनरेबल लुटियेंट योगेंद्र सिंह यादव, इस प्रकार से यहाँ पर इनके नाम बताए गए हैं। तो ये शौर्य चक्र के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ आई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें क्रायोस्फीयर के बारे में हम जानेंगे। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है द फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम। तो हमारी धरती में जो पानी जम गया है वही वाला जो पार्ट है, वो जो एरिया है पार्टिकुलर, उसको कहते हैं हम क्रायोस्फीयर। देयर आर प्लेसेस ऑन द अर्थ दैट आर सो कोल्ड दैट वाटर इज़ फ्रोजन सॉलिड। दीज एरियाज ऑफ स्नो या फिर आइस विच आर सब्जेक्ट टू टेम्परेचर्स बिलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एट लीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कंपोज द क्रायोस्फीयर। यही कंपोज करता है क्रायोस्फीयर को। इसके अलावा हमें बायोस्फीयर भी देखने को मिलेगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल कैन लाइव। तो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का वो क्षेत्र जहाँ सजीव वस्तुएं रह सकती हैं उसको ही हम कहते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर कहा जाता है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वेयर विल क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, कौन है, और क्यों जो यूएन की एक बॉडी है उसने आवाज़ उठाई है रेड अलर्ट एंड व्हाट लाइज अहेड, और उसके आगे आखिर होगा क्या। तो यहाँ पर यूएन की हमें एक बॉडी है जिसके बारे में हम एक रिपोर्ट पढ़ भी चुके हैं, आईपीसीसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी।
इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी 9 अगस्त को। इनका कहना है कि ह्यूमन एक्टिविटी ही जो है स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल ड्राइवर रही हैं ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, ओशियन, क्रायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इन अदर वर्ड में यदि हम करें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि ओशियन में चेंजेस आ रहा है, एटमॉस्फेयर में बदलाव आ रहा है, क्रायोस्फीयर मतलब हमारा जो ध्रुवीय इलाका है वो बदल रहा है। इसके अलावा जहाँ पर सजीव वस्तुएं रह रही भी सजीव जीव रह रहे हैं वहाँ पर भी बदलाव आ रहा है। इसी को यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कहा गया है। और आगे बताया जाता है कि जैसे कि मैन मेड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड since the industrial era, were alerting the climate system rising average surface temperature globally. The contribution of the working group फर्स्ट से लेकर के द IPCC सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट इज़ वन ऑफ द 3 सच टेक्निकल रिपोर्ट। अभी तक 6 रिपोर्ट जो है रिलीज़ हो चुकी हैं, 1 से लेकर के 6 तक। द अदर 2 being on impact, adaptation and vulnerability WG second and mitigation WG third, ahead of the expected later this year, ahead of the synthesis report next year। इसके बाद वाली जो बात है क्वेश्चन के रूप में करी जाती है कि व्हाट इज़ द की मैसेज फ्रॉम द वर्किंग ग्रुप फर्स्ट। ये जो रिपीट रिलीज़ की गई थी वर्किंग ग्रुप फर्स्ट के माध्यम से, आखिर इसका मैसेज क्या है? तो WG1 रिपोर्ट ये कहती है, ये हमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ रही, दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी इज़ द साइंटिफिक बेसिक फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बेसिक चीज़ है ग्रीन हाउसेस गैसें। एंड तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दोनों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो गई हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें कौन कौन से एक्शन शामिल हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल डीजल हम जलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चल रही हैं। फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड वेस्ट एंड एनर्जी प्रोफाइल ऑफ बिल्डिंग। कंपेयर करें हम विद द पीरियड 1850 से लेकर के 1900 तक, द इंक्रीज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर फॉर द डिकेड 2011 से लेकर के 2020 तक, तो ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 1.09 सेंटीग्रेड। एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच इज़ द वर्ल्ड हैज़ वार्म, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लग सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर UNFCCC के बारे में भी बात की गई है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसमें ये बात बताई गई थी कि हमें 2 डिग्री से टेम्परेचर कम ही रखना है। जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और प्रीफेबल यदि हम परफेक्टली बात करें तो सबसे अच्छा क्या रहेगा? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रिपोर्ट है ये अनुमान लगाती है कि व्हाट इम्पैक्ट वुड एक्योर टू वेरियस डायमेंशन ऑफ द प्लानट सच एज, जैसे कि लैंड में क्या फ़र्क पड़ेगा, ओशियन, माउंटेन, पोलर रीजन, ग्लेशियर और वाटर सिस्टम। इवन इन द बेस्ट केस सिनारियो द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज एवरेज बिटवीन 2081 एंड 2100 कुड बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इतना बढ़ोतरी होने वाला टेम्परेचर में। वाइल इन ए हाई एमिशन सिनारियो इट कुड गो टू ए सीयरिंग 3.3 से लेकर के 5.7 डिग्री तक हो सकता है। अब फिर वही पेरिस एग्रीमेंट की बात करी जा रही है। तो अब इसके बाद फिर बात करी जाती है इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग। तो ए वार्मर वर्ल्ड इज़ एस्टिमेटेड टू हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा रेनफॉल विथ इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम, सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिपोर्ट कहती है वर्चुअली सर्टेन दैट हॉट एक्सट्रीम्स, मतलब इसमें हीट वेव शामिल हैं,
have become more frequent and more intense across most land region. As witnessed since 1950, while cold stream, including cold wave, have become less frequent and less severe. तो टेम्परेचर में वृद्धि तो हमको देखने को मिलेगी ही, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का कंट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा कि एग्रीकल्चर और जो इकोलॉजिकल ड्रॉट्स हैं ये भी सम रीजन में आने वाले हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड लैंड इवोपोट्रांसपायरेशन, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। इसमें एक शब्द आया है वाष्पीकरण, इवापोट्रांसपायरेशन। इसका मतलब होता है वाष्प उत्सर्जन। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड टू एटमॉस्फेयर बाय इवापोरेशन। तो इसमें पानी जो है भाप के रूप में हमारे वायुमंडल में धरती की सतह से जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी को ही कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में जब निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसी को ही वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। इसके अलावा जो वार्मिंग इन्हेंस हो जाएगी, इससे यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया गया है। सरफेस सॉइल इन द पोलर रीजन दैट रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ईयर अराउंड। तो ऐसी जगह जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है या फिर बर्फ़ से कवर रहती है, उसको ही परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो एरिया कम होते जाएगा ना। एंड लॉस ऑफ सीजनल स्नो कवर, इसी के चलते चलते हमको स्नो जो हमारी धरती कवर है वो बर्फ़ से अब वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। ऑफ लैंड आइस एंड ऑफ आर्कटिक सी। अंडर सिनारियोज ऑफ राइजिंग CO2 emission, two of big carbon sinks on the planet, the ocean and land, may become less effective at slowing the accumulation of CO2 in the atmosphere.